हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा ये है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स को कैसे कैटेगराइज करना है, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स को कैसे कैटेगराइज करना है विद PYQs डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। बेटा इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम एंड प्रोड्यूसर गुड्स। तो बेटा इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में डेप्रिसिएशन से 3 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आराम से समझना और बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है बेटा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब कि हमने अगर एक एसेट खरीदी, कुछ भी चीज खरीदी, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो उस वैल्यू के कम होने को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन किन किन कारणों से होता है, किन किन वजह से होता है, उसे समझते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन में सबसे पहला जो कंडीशन है या पहला जो रीजन है वो है नॉर्मल वियर एंड टियर। बेटा मान लो कि आपने एक आईफोन लिया, आपने मान लो आईफोन 13 लिया। ठीक है, अब आपने जैसे आईफोन लिया तो थोड़े बहुत हो सकता है यूज करने में स्क्रैच लग गए, है ना, कभी गिर गया तो स्क्रैच आ गए। तो नॉर्मल सी टूट फूट की वजह से उस आईफोन की जो वैल्यू गिरेगी वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है, कोई भी चीज यूज करेंगे तो नॉर्मल सी जो टूट फूट होगी उसकी वजह से जो वैल्यू कम होगी वो रीजन क्या हो जाएगा? नॉर्मल वियर एंड टियर, और वो डेप्रिसिएशन में काउंट होगा। ठीक है, सेकंड, विद द पैसेज ऑफ टाइम। बेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम का मतलब जैसे अभी आईफोन 13 लिया आपने, है ना, वो आपने कितने ही अच्छे से यूज किया, लेकिन आईफोन 14, आईफोन 15 मतलब 2-3 साल बाद आईफोन 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया? पुराना हो गया, 2 साल पुराना हो गया, 3 साल पुराना हो गया। ऐसे ही कार जब लेते हैं तो कार में मॉडल चेक करते हैं, ठीक है, कि 2020 मॉडल है, 2018 मॉडल है। तो जो जितना पुराना मॉडल होता है, चाहे कंडीशन कार की बहुत अच्छी हो, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ठीक है, इस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे भी हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। बेटा बहुत ध्यान से समझना। बेटा ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है पुराना होना। क्या होता है? ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है पुराना होना। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? कि हाँ आपने एक्सपेक्टेशन कर रखी है, उम्मीद कर रखी है कि मैंने आज कोई नई चीज ली है तो वो कुछ टाइम बाद, है ना, पुरानी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान से रहना, एक एग्जांपल से समझते हैं। बेटा आपने आईफोन 13 लिया, कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद आईफोन 14 लाके नए फीचर्स ऐड करके अपने नए फोन में इस आईफोन 13 को क्या कर देगा? पुराना कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई चीज ली है तो उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएंगे इन फ्यूचर, और जैसे ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए कुछ और चीजों में, ठीक है, तो आपकी चीज जो आपकी एसेट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेटा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। बेटा याद रखना कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस में हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम में क्या कर रहे हैं?
कि कुछ सालों बाद अपने आप वो चीज़ पुरानी हो जाएगी, है ना। और नॉर्मल वियर एंड टियर मतलब कुछ टूट फूट के कारण जो चीज़ पुरानी होती है उसकी उससे अगर वैल्यू कम होती है तो उसे भी हम लोग डेप्रिसिएशन में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये थी डेप्रिसिएशन की 3 कंडीशन, नॉर्मल वियर एंड टियर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड या फोरसीन ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। अब समझते हैं ये फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है पुराना होना, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है ना। क्या है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अनएक्सपेक्टेड मतलब आपने आज कोई चीज ली, है ना, आपने आज कोई नया फोन लिया और अनएक्सपेक्टेडली अगर वो पुराना हो गया। अनएक्सपेक्टेडली पुराना हो गया मतलब आप ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से इस फोन की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे मान लो कि आज आपने आईफोन 15 लिया, ठीक है। अब आईफोन 15 लिया तो आपको ये पता है कि कुछ महीने बाद आईफोन 16 आ जाएगा तो मेरा फोन पुराना हो जाएगा, मेरी टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी? पुरानी हो जाएगी। तो वो क्या है? एक्सपेक्टेड है कि हाँ ऐसा तो होगा। लेकिन अगर आज आपने फोन लिया और बालकनी में आप खड़े होकर आराम से बात कर रहे थे बेटा, ठीक है, और वो फोन क्या हुआ? आपके हाथ से नीचे गिर गया और नीचे गिर के पूरा टूट गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अब उसको कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। और ये डेप्रिसिएशन में नहीं आता है। ये क्या होता है? अगर अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल लॉस। जैसे भूकंप आ गया, है ना, फ्लड आ गया, तो उसमें क्या हुआ? अचानक से कार बह गई, है ना, सामान बह गया, कुछ भी चीज ऐसी एसेट थी जो खराब हो गई बिकॉज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। तो क्या होगा? वो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है और वो डेप्रिसिएशन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल लॉस। आई होप कि ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस साल का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो बेटा लास्ट ईयर सीबीएसई 2023, ठीक है। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है बेटा। जस्टिफाई करना है इसका मतलब क्या? कि हमें यह प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट बोल रहा है? डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? कि वैल्यू कम हो गई ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। बिल्कुल सही बात है बेटा। इसको अगर मैं होता तो इसको आंसर क्या करता कि डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वो 3 कंडीशन। फर्स्ट नॉर्मल वियर एंड टियर, सेकंड विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड थर्ड ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड एक एग्जांपल दे देता बेटा क्योंकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में वही आईफोन का एग्जांपल देता कि अगर आपने कोई भी नया एंड्रॉयड या आईफोन लिया है तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से पुराना हो जाएगा। तो इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। बहुत आसान है बेटा। डेप्रिसिएशन में 3 कंडीशन, नॉर्मल वेयर एंड टियर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। कैपिटल लॉस में अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। तो बहुत आसान है, 2 मार्क का क्वेश्चन था। अब इस साल का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसको देखते हैं। Natural calamities in the hill states of India have led to massive destruction of capital assets.
नेचुरल कैलेमिटीज जो हुई हैं हिल स्टेट्स में, उनकी वजह से क्या हुआ, मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है कैपिटल एसेट्स का। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लॉस। ये कैसा लॉस है, डेप्रिसिएशन है या कैपिटल लॉस है? सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है, इंडिकेटेड इन द अफोरसेड स्टेटमेंट एंड वैलिड रीजन देना है इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो बेटा नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से जो मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ और कैपिटल एसेट्स बर्बाद हो गए, वो डेप्रिसिएशन नहीं है, बिकॉज डेप्रिसिएशन क्या होता है, वही 3 चीजें, ठीक है, नॉर्मल वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये क्या है, कैपिटल लॉस है। तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, द स्टेटमेंट अबव इज कैपिटल लॉस बिकॉज depreciation is fall in the value of fixed asset due to those 3 condition, right? And the above condition is unexpected obsolescence, and the fall in value of fixed asset due to unexpected obsolescence is known as capital loss। ठीक है, तो ये थे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं बट मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, है ना। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है आज हमारा वो है प्रोड्यूसर गुड्स। बहुत सिंपल है बेटा, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर या एक मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं। एक अगर आप फैक्ट्री है आपकी, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल और मशीन। वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह वो सारी चीज़ें भूल जाना, आपने सारी सेटअप कर लिया, उसके बाद आपको प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल और मशीन। ठीक है, तो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। रॉ मटेरियल एंड मशीन। बेटा अब जो मैं पूछ रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना और वीडियो पॉज करके आंसर देना। बेटा इन दोनों चीजों में से कौन सी ऐसी चीज है जिसको एक प्रोड्यूसर सिर्फ एक सिंगल टाइम यूज कर सकता है, बताओ। ठीक है, सिंगल टाइम यूज क्या चीज हो सकती है, वो है सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल। जैसे अगर एक चिप्स की फैक्ट्री है तो वो आलू को यूज करके चिप्स बना लेगा, है ना। हमारे पास ऐसी रिवर्स टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है बेटा, है ना, पूरी दुनिया में, कि चिप्स से आलू बना लें अपन, है ना, वापस से। तो जो आलू है, जो रॉ मटेरियल है, वो क्या है, सिंगल यूज है, उसको सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है एक प्रोड्यूसर। तो ये रॉ मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ऐसे प्रोड्यूसर गुड्स जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स क्या हो जाएंगे बेटा, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। और सेकंड चीज जो मशीन है, वो तो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि वो क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स। तो 2 तरह के प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं बेटा, एक होता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बहुत आसान बट इंपॉर्टेंट, वो है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम विच इज रिसीव्ड एज रिवार्ड फॉर द फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। बेटा फैक्टर इनकम क्या होती है, जो एक प्रोडक्टिव चीज को करने पे आपकी कमाई हुई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कमाई हुई, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम विच इज नॉट रिसीव्ड एज रिवार्ड फॉर द सर्विसेज, नो सर्विसेज रेंडर्ड फॉर ट्रांसफर इनकम। बेटा है ना, ये डेफिनेशन पढ़ के मजा नहीं आया, आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, फैक्टर इनकम का मतलब होता है, ऐसे समझो, फैक्टर इनकम हुई मेहनत की कमाई। ठीक है, और ट्रांसफर इनकम को बेटा मैं अपने शब्दों में बोलूंगा फालतू की कमाई। मेहनत की कमाई मतलब जिसके लिए किसी पर्सन ने मेहनत की और उसको कमाई मिली। कोई भी काम कर रहा है, कोई भी जॉब कर रहा है, कोई भी
कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वो क्या है, उसकी मेहनत की कमाई है, वो सारी क्या हो जाएंगी, फैक्टर इनकम हो जाएगी। और फालतू की कमाई क्या बेटा, लॉटरी लग गई, ड्रीम 11 पे पैसे जीत गए, ठीक है, स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है, और ओल्ड एज पेंशन, तो ये सारी चीज़ें, गिफ्ट मिल गए, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक आदमी के लिए क्या हो जाएंगी, फालतू की कमाई, जिसके लिए उसने कोई भी मेहनत नहीं करी। ठीक है, अगर मान लो कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको इंश्योरेंस का पैसा मिला, तो वो क्या हो जाएगा, फालतू की कमाई है। ठीक है, उसके लिए ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई गाड़ी आई तो ये कूद गया गाड़ी के सामने, ये तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है ना बेटा, तो उस चीज़ को प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। तो जो इंश्योरेंस से कमाई हो रही है वो सारी क्या हो जाएंगी, फालतू की कमाई, मतलब ट्रांसफर इनकम। और जितनी भी सैलरी, वेजेस, रेंट है ना, ये रॉयल्टी, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, प्रॉफिट, ये सारी क्या हो जाएंगी बेटा, फैक्टर इनकम। बेटा इसमें एक क्वेश्चन बहुत दिक्कत देता है बच्चों को, वो ध्यान से समझते हैं, जैसे बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली। बेटा दिवाली पे एक एम्प्लॉयर ने, एक मालिक ने अपने नौकर को क्या दिया, बोनस दिया। बताओ ट्रांसफर इनकम है या फैक्टर इनकम है, सोचो बेटा, ये है फैक्टर इनकम। क्यों, क्योंकि मालिक ने जो बोनस दिया है वो अपने नौकर को दिया है, वो उसके यहाँ नौकरी करता है इसलिए उसको बोनस मिला है। ठीक है, किसी सड़क से पकड़ के इसने किसी को बोनस नहीं दे दिया, जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं उसी को बोनस मिला है। तो क्यों बोनस मिला है, क्योंकि काम कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम, सिंपल। चलो अब ये बेटा सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 का, बहुत आसान सा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती हैं, जो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए होती हैं। ठीक है, जैसे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कमाई को क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। और ट्रांसफर इनकम, जिस इनकम, जो इनकम हुई है उसमें कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। बेटा डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो में सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।